हेलो एवरीवन, वेलकम टू PCS GS एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 3। इससे पहले मैं परसेंटेज की 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ चैनल पर, परसेंटेज पार्ट 1 और परसेंटेज पार्ट 2। आज परसेंटेज में ही हम आगे अगले सवालों को देखेंगे। ये है परसेंटेज का पार्ट 3, ठीक है। तो चलो सवालों पे आते हैं, सवाल शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। लास्ट क्लास में मैंने इसी सवाल पर छोड़ा था और मैंने कहा था कि इस सवाल को आपको होमवर्क में करके लाना है। तो मुझे उम्मीद है आपने करके तो देखा होगा। तो देखो सवाल पढ़ो। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। यानी कि क्या हो रहा है, देखो पहले एक बार 20% बढ़ा है और फिर एक बार 20% घटा है। तो अब स्टूडेंट क्या कहता है, मैम 0% हो गया। पहले 20% बढ़ा था, पहले 20% बढ़ा और फिर 20% घट गया, तो मैम ये तो कट गया और 0% आंसर आ गया। और मैम ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारा सवाल गलत हो गया। तो सवाल को ऐसे नहीं करना है। तो सवाल कैसे करते हैं, देखो इसके पीछे ना एक लॉजिक है, थोड़ा सा हम देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। इस सवाल से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो मैं आपसे कहूँ आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है। आपके पास कितने रुपए हैं, 1000 रुपये। और मैं कहूँ कि इसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो आप इसमें 20% बढ़ाओगे, है ना। 1000 का 20% 200 होगा, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 1200 रुपये हो जाएंगे। और अगर अब मैं आपसे बोलूँ कि इन 1200 रुपये में 20% की कमी हो गई, तो अब एक बात बताओ, कमी 1000 में करोगे या 1200 में करोगे। 1200 में करोगे ना। तो जब भी ऐसा हो कि कोई वैल्यू बढ़ाई या घटाई, मतलब ऐसे देखो हमने बढ़ाई और अब इस बढ़ी हुई वैल्यू को मैं दोबारा घटा रही हूँ, तो अब जो हमारा एक मेथड काम करता है उसे हम बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। आज हमें इस सवाल में यही मेथड सीखना है, सक्सेसिव मेथड, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था। ओके, तो अब 1200 का 20% क्या होगा, 240 होगा। 10% 120, 20% ये, तो आप 240 घटाओगे तो ये कुछ 1060 बचेगा। देखो जरा, है ना, सॉरी 960 बचेगा। आपको दिख रहा है एक बार 20% बढ़ा और एक बार 20% घटा, वैल्यू 0% नहीं हुई। ऐसा नहीं हो कि 1000 यहाँ था 1000 वहाँ आया, वैल्यू में कुछ घट गया। पहले 1000 थी, अब नुकसान होकर 960 हो गई। यानी कि जब भी ऐसा हो कि एक बार सेम नंबर बढ़ा है और एक बार सेम नंबर घटा है, यानी कि पहले 20% बढ़ा और फिर 20% घटा, तब हमेशा कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है, या कह लो हानि होती है, या कह लो नुकसान होता है। जब भी ऐसा हो कि सेम संख्या बढ़ रही है और सेम संख्या घट रही है प्रतिशतता में, तो हमेशा कमी होगी। जैसे कि आपको समझेगा वृद्धि, यानी ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, हाँ या ना, हो गया गलत। ओके, तो अब आ जाओ सवाल करते कैसे हैं। आंसर तुम्हें यहीं से मिल जाएगा। पहले 1000 रुपये थे, 20% बढ़े, फिर 20% घटे, अब 960 रुपये हो गए। कितने रुपए कम हुए, 40 रुपये कम हुए जी। किस पे, 1000 पे। और जब 40 रुपये 1000 पे कम हुए, 100% निकालोगे तो 3 0 हो जाएंगे और 4% की कमी आएगी। ये तो हुआ इस सवाल का आंसर, लेकिन जी हम तो पेपर दे रहे हैं सरकारी नौकरी वाला, कंपटीशन का पेपर दे रहे हो ना, CSET दोगे, टाइम होता है वहाँ पे। अब तुम्हें कम टाइम में ज़्यादा सवाल करने तो कैसे करोगे, तो मतलब ये सवाल करना है तो कैसे करोगे। तो देखो जी, ऐसा मेथड तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, हम आएंगे सक्सेसिव मेथड पे। इसका एक आसान तरीका, ठीक है। और आगे और भी सवाल हैं इसमें के, जिसमें से आप देख के इनकी प्रैक्टिस करना। तो जी कैसे करना है, आपको इतना तो पता है कि इस 20% का मतलब होता है 1/5। और मैंने आपको लास्ट क्लास में परसेंटेज से फ्रैक्शन रीड करना सिखाया था कि यदि आपके सामने 20% लिखा है और ये 1/5 है, तो हम मानते हैं इस 5 का 20% 1 है, हाँ या ना। इस 5 का 20% 1 है। तो अगर मैं बोलूँ कि पहले 20% बढ़ा दिया है, मैं मान लूँ पहले 5 रुपये थे, क्योंकि नीचे 5 है, और उसका 20% 1 है, तो 5 में 20% 1, तो 5 में 1 की वृद्धि होगी, वो 6 हो गया होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। व्यक्ति का वेतन 5 से कितना हो गया, 6, और फिर 20% घटा है। तो अगर 5 था और 5 का 20% 1 होता है, तो 1 घट के 4 हो गया होगा, है ना। तो अब आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको दिख रहा है कि वेतन 25 से 24 हो गया। यानी कि वेतन पहले 25 था और अब 24 है। बताओ जरा, घट रहा है कि बढ़ रहा है। पहले 25 था, 24 से घट रहा है। कितना घट रहा है, 1 घट रहा है। 1 घट रहा है, किस पे घट रहा है, 25 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए 100% का गुणा करते हैं, काटोगे 4% आ गया, यानी कि 4% की कमी हो रही है। तो इस सवाल को आपको ऐसे करना है, जब भी आपको दिखे संख्या बढ़ रही है, घट रही है,
बढ़ी हुई संख्या फिर बढ़ रही है, बढ़ी हुई संख्या फिर घट रही है, तो हमारा जो मेथड लगेगा वो सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड का मतलब है सारी जितनी भी चीज़ें बढ़ घट रही हैं उनको एक साथ लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ आया होगा। 4% डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जी, पढ़ो जरा सवाल, देखो क्या है। यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। अब खुद देखो, पहले 25% घटाया है और फिर 20% बढ़ाया है, यानी घटी हुई वैल्यू द्वारा बढ़ाई होगी हमने। जब भी ऐसा हो तो हमें क्या लगाना है, हमें सक्सेसिव मेथड लगाना है। सक्सेसिव मेथड कैसे लगाते हैं, 25% का मतलब 1/4 है और 20% का मतलब 1/5 है। तो 4 में 1, 4 का 25% 1, तो 4 से 1 कमी हुई होगी, 3 हुआ होगा क्योंकि घटाया है ना। और 20% का मतलब 1/5 है, यानी 5 में 20% यानी कि 1 की वृद्धि होकर 6 हुआ होगा, तो मैं लिख सकती हूँ 5 से 6। वो पूछ रहा है किताब की कीमत में कितना वास्तविक मतलब टोटल कितना हुआ होगा। तो पहले 20 था, अब 18 हो गया। देखो जरा गुणा कर दिया मैंने, हाँ है ना, 5 चौक 20 है 18, 20 से 18 हुआ है। पूछ रहा है वास्तविक कितना कम हो रहा है, बताओ, खुद ही बताओ। 2 कम हो रहा है, और 2 कम हो किस में रहा है, किस में 2 घटा रहे हैं हम, 20 में घटा रहे हैं ना, तो नीचे क्या आएगा, नीचे 20 आएगा। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100% से 20 से काटेंगे, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, यानी कि 10%। अब 10% की कमी की वृद्धि, घट रहा है कमी, तो ऑप्शन नंबर ए 10% की कमी। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसमें कोई भी सवाल आया आप कर लोगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 10% घटाई गई तो नया क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखो आयत है, लंबाई होगा, आयत का मतलब समझते हो ना, ये रहा रेक्टेंगल, इसकी बात मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयत होता है। तो इसकी लंबाई है और चौड़ाई है। अब आपको एक चीज़ बताओ, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, L × B, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। तो देखो लंबाई क्या है, 10% बढ़ाई जाती है, 10% का मतलब है 1/10, यानी कि अगर 10 थी तो 10 का 10% 1, 10 में 1 बढ़ के 11 हो गई होगी, हाँ या ना, हुई होगी ना। ठीक है, चौड़ाई 10% घटाई है, 10% घटाने का मतलब क्या है, अगर पहले 10 थी तो 10 में हमने 10 का 10% 1 घटा के कितनी करती होगी, 9 करती होगी। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले लंबाई 100 थी, अब लंबाई कितनी है, 99, 11 गुणा 9 99। तो आपको दिख रहा है कमी हुई है, हाँ या ना, कमी हुई है, बिल्कुल कमी हुई है, 1 की कमी हुई है। 1 की कमी 100 पर मल्टीप्लाई बाई 100% कट आएगा ना, तो 1% की कमी। और अभी मैंने एक सवाल पूछा था तब बताया था कि जब भी सेम संख्या घटे और सेम संख्या बढ़े तो हम क्या देखते हैं, हमें पता है हमेशा कमी होगी। कमी क्या है, 1% की कमी। ठीक है, तो आंसर तो उसका भी हो गया। इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, या जब भी ऐसा हो, इसकी कंडीशन है जब ये सेम हो, घट रहा है और बढ़ रहा है। जब भी ऐसा हो कि एक बार घट रहा है सेम संख्या, एक बार घटे और एक बार बढ़े, जब भी ऐसा हो ना तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है x² / 100%, ये लगाना है। इसमें x² का मतलब है ये x मतलब 10%, तो x² यानी 10 का स्क्वायर अपॉन 100%। जब भी ऐसा हो तो हमेशा तो कमी होगी, हमेशा कमी होगी, क्या होगी, कमी। ये बात तो याद रखनी है। कब, जब सेम नंबर हो, एक बार बढ़ रहा हो एक बार घट रहा हो। और तो देख लो भैया 100/100 आएगा, परसेंट होगा, तो 100 से 100 हो गया 1%, यानी कि 1% की कमी। तो जब ऐसा सवाल आए ना, आप देख के कह दोगे x² यानी 10 का स्क्वायर अपॉन 100, यानी कि 100/100 1%। अच्छा बड़ा सवाल था एक और, अभी वाला सवाल था, इसमें भी सेम फॉर्मूला काम कर जाएगा। कैसे करेगा, देखो 20% बढ़ रहा है और 20% घट रहा है, x² अपॉन 100 लगाओगे, 20% स्क्वायर का मतलब 20 × 20 और ये परसेंट होता है इसमें, तो अपॉन 100 लिखोगे, परसेंटेज में है 0 से 0 गए दोनों, 2 दूनी 4% और हमारा आंसर 4% ही आया था। तो लेकिन ये लगता है इसकी कंडीशन है केवल क्या, कि एक बार बढ़ रहा हो एक बार घट रहा हो और सेम संख्या हो। अगर सेम संख्या नहीं है, जैसा कि दूसरे वाले सवाल में थी, इस वाले में जब ऐसा हो कि सेम संख्या नहीं है, घट रहा बढ़ा, तो आप सक्सेसिव लगाओ। सक्सेसिव सभी में काम करेगा, लेकिन अलग से अगर ऐसे सवाल आ जाए तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो और ज़्यादा आप टाइम बचा सकते हो। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। सवाल पढ़िए, इसमें नया कॉन्सेप्ट लगेगा।
सवाल है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? सभी लोग कभी ना कभी फेल हुए होंगे, और अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, पास हुए ये अच्छी बात है। तो देखो जरा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, ये सबके साथ हुआ है पेपर में, बस इतने नंबर आ जाए पास हो जाऊँ बहुत है, यही होता है ना हमेशा कि इतने नंबर ले आओ पास हो जाओ काम खत्म। कौन ही नंबर लाया? 95% वाले छात्र तो मैं नहीं कि 90% 95% ला रहे हैं, हम तो मतलब पास होने लायक नंबर लाते हैं। तो अगर आपको एक परीक्षा में पास होना है तो 40% नंबर लाने पड़ेंगे। 40% अंक पास होने के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, पेपर हमेशा कितने भी नंबर का हो 100% का होता है कि नहीं होता है, बताओ जरा। क्योंकि जब माँ बाप पूछते हैं ना, पेरेंट्स पूछते हैं कितने परसेंट आए हैं, तो हम 100 में से बताते हैं कि हमारे 70% है, 60% है, 90% है। तो टोटल पेपर जो होता है ना, टोटल पेपर के जो मार्क्स होते हैं वो 100% का होता है। आपको पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, ठीक है। एक प्रतियोगी को 220 अंक मिले, यानी एक स्टूडेंट था उसको 220 नंबर मिले हैं, ठीक है, और वो 20 नंबर से फेल हो गया, बेचारा 20 नंबर से फेल है। अब खुद बताओ, उसके 220 नंबर आए हैं, वो 20 नंबर से फेल है। अगर वो 20 नंबर और ले आता, केवल जो 20 नंबर से फेल है वो और ले आता, तो पास होता कि नहीं होता? होता ना। उसके 220 नंबर है, वो 20 नंबर से फेल है, अगर 20 नंबर और ले आए तो पास हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 20 नंबर और दे दूँ तो उसके जो नंबर बने क्या होंगे? पास वाले होंगे। कितने होंगे? 240। ये पास वाले मार्क्स हैं या नहीं है, खुद बताओ, हाँ या ना। 220 थे, 20 और ले आया, पास हो गया 240 पे। पासिंग मार्क्स तो 40% है और पास वाले नंबर 240 हैं, तो मैं कह सकती हूँ 40% का मतलब 240 है। बताओ जरा, अगर 40% 240 है तो पूछा है परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स, और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 100%। तो 100% कैसे निकालोगे? देखो 40% ये है तो आप 1% निकाल सकते हो 240 से 40 करके, बिल्कुल निकाल सकते हो। 6 आएगा, 1% का मतलब 6, तो 100% का मतलब क्या? 6 गुणा 100 यानी कि 600, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो जब भी मेरा सवाल आए ना फेल पास वाला परसेंटेज का, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 40% अंक मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं और वो कितने से फेल हुआ है, कितने नंबर और लाए कि पास हो जाए। 220 नंबर थे, 20 नंबर और आता पास हो जाता, हमने दे दिया 240 नंबर आए, पास हो गया। 40% पासिंग मार्क्स है, बाकी तो भैया, ठीक है। तो सवाल समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। एक क्लास में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 35% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने छात्र असफल हुए हैं? अच्छा देखो, 2 सब्जेक्ट है इसमें, एक हिंदी है और एक संस्कृत है। जब भी इस तरीके का सवाल आए कि 2 सब्जेक्ट हैं, पास और फेल की बात हो रही है, तो एक वेन डायग्राम होता है वो बनाते हैं। तो वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ मैं। देखो 2 गोले वेन डायग्राम बना दिया मैंने। मान लो ये गोला संस्कृत का है और ये गोला हिंदी का है, ठीक है। तो अब तुम्हें 3 चीज़ें दिख रही हैं। ये वाला जो पूरा गोला जो ब्लू कलर से बनाया है मैंने, ये वाला ब्लू वाला, ये पूरा गोला किसका है? ये संस्कृत का है। और ये जो येलो वाला पूरा गोला है, ये पूरा गोला किसका है? ये पूरा गोला हिंदी का है। आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये जो बीच का हिस्सा ना, ये वाला जो मैंने रंग कर दिया, पूरा भर दिया, ये वो चीज़ है जो दोनों सब्जेक्ट वाली, यानी ये वो गोला है, इतना हिस्सा जिसमें संस्कृत भी आ रही है और हिंदी भी आ रही है। यानी यहाँ जो चीज़ आएंगे वो बोथ होगा, बोथ संस्कृत प्लस हिंदी, हाँ या ना, है ना। जो हिस्सा बीच में कॉमन है ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये कौन सा है? संस्कृत प्लस हिंदी वाला। अब यहाँ जो अलग से हिस्सा बच गया येलो कलर से, ये वाला, केवल इतना ये वाला, ये हिस्सा कौन सा है? ये होगा ओनली संस्कृत वाला। आपने कई बार सवालों में देखा हो केवल संस्कृत में पास इतने हैं, केवल हिंदी में पास इतने हैं, वो ये वाला है। और अलग से जो यहाँ बच गया ये था ओनली हिंदी वाला। और पूरा तो आपको पता ही है, पूरा किसका है? पूरा हिंदी का है, पूरा संस्कृत का है। ये ओनली संस्कृत का है, वो ओनली हिंदी का है। डन है जी, कोई समस्या तो नहीं है? ओके। तो देखो अब यही बात है, सवाल में लगाते हैं। सवाल में आपको दिख रहा होगा एक क्लास में 60% छात्र हिंदी में, 35% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में असफल छात्र कितने हैं? तो 60% हिंदी में, यानी एक सर्कल हिंदी का होगा और एक सर्कल संस्कृत का होगा, है ना। हिंदी वाले कितने हैं? 60% है। और संस्कृत वाले कितने हैं? टोटल मतलब पूरे सर्कल के, ये वाले काउंट करके संस्कृत वाले कितने हैं? 25% हैं। बताओ जी, है ना। हिंदी वाले 60 हैं और संस्कृत वाले 35 हैं।
अब देखो, यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में 25%, यानी बोथ वाले, ये वाले 25 हैं, यानी मैं कह सकती हूँ कि इस वाले गोले में जो आएंगे 25 आएंगे छात्र, बीच में जो आएंगे 25 छात्र होंगे, यहाँ पर और यहाँ पर 25, है ना। अब 60 में से 25 यहाँ पर हैं, तो यहाँ कितने आएंगे 35, और यहाँ 35 में से 25 यहाँ पर, तो बच्चे कितने 10। मतलब क्या हुआ, हिंदी के 60% छात्रों में से केवल हिंदी वाले 35% थे, केवल संस्कृत वाले 10% थे, और दोनों वाले 25% थे। मैं एक बार दोबारा बना के दिखा दूँ ऐसे करके, 25% दोनों में है, हिंदी में केवल 35 बचे और संस्कृत में केवल 10 बचे, संस्कृत हो गया। अब क्वेश्चन ये है, दोनों विषयों में कितने छात्र फेल हुए। ऐसे छात्र जो दोनों में फेल हुए आपको वो बताने हैं, ये भी पास हैं, ये भी पास हैं, ये भी पास हैं, इनके अलावा जो बचे वही तो फेल होंगे, और क्लास में होते 100% हैं। कितने आए 30, 40, 50, 60, 70 हैं, यानी 70% तो पास हैं और 100% टोटल होते हैं। तो फेल वाले बता दोगे, अब तो बता ही दोगे, ये टोटल हैं। तो फेल कितने हैं 30%। समझ आया कैसे करा है। तो आंसर इसमें तो 30% है ही नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन गलत है क्या कि सवाल गलत कर दिया। 30, 40, 50, 60, 70, ऑप्शन नंबर ई डाल लो इसमें। तो फिर कौन सा 30%, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है वाला आंसर रखी हमने। 30% आंसर एकदम सही है। गलती जो हुई है वो ऑप्शन गलत है, केवल आंसर सही है। एक बार दोबारा रिपीट कर देते तो सवाल समझ आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है टाइप करने वाले ऑप्शन गलत टाइप कर देते हैं, फिर दिक्कत होती है। पता नहीं, अब कहना पड़ेगा उनसे। चलो देखो क्या है, आपको पता है 2 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट हिंदी है और एक सब्जेक्ट संस्कृत है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया जो बीच वाला हिस्सा है वो कौन सा है, वो बोथ का है। जो इधर वाला ये वाला हिस्सा है ये ओनली हिंदी का, वो ओनली संस्कृत का। अगर 60% छात्र हिंदी वाले, यानी 60% टोटल है, टोटल का मतलब पूरे सर्कल के 60 हैं, और यहाँ 35% संस्कृत के हैं, पूरे सर्कल के। दोनों में 25% छात्र हैं जो दोनों वाले बीच में आएंगे, क्योंकि वो दोनों में है। अब 60% में से 25% दोनों में है, तो बचे हुए केवल में होंगे, तो 35% यहाँ आएगा। और ऐसे ही 35 में से 25 दोनों में है, तो 10 यहाँ होंगे। अब एक बात बताओ, जो हिंदी में फेल है केवल संस्कृत में पास है, वो पास तो है ना किसी एक में। जैसे इसमें लिखा है दोनों विषयों में फेल पूछे हैं, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है। ये केवल हिंदी में पास है, ये दोनों में पास है, ये केवल संस्कृत में पास है। लेकिन पास तो सारे ही हैं। कितने हैं 30, 40, 50, 60 और 70, यानी 70% तो पास है, कोई एक में और कोई दोनों में। और फेल पूछे हैं, असफल पूछे हैं फेल, तो फेल कितने होंगे 100 - 70, यानी कि 30%, ठीक है। वो ऑप्शन गलत है, आंसर एकदम सही है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल तो हो गया होगा, समझ गए हो। अगला सवाल देखो, पढ़ो इसको। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों में असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो देखो अब ये सवाल ही बढ़िया सवाल है। आपको दिख रहा है 2 सब्जेक्ट हैं, एक इंग्लिश है अंग्रेजी, और एक मैथ है, जिसमें कितने हैं 80% है ना। अंग्रेजी वाले 70% है, मैथ वाले 80% है। 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में फेल होते हैं, 10% फेल हैं, और हमने पूछे पास वाले। अच्छा एक बात बताओ, अगर 10% दोनों विषयों में फेल हैं तो पास कितने होंगे 90%। देखो टोटल बच्चे 100% होते हैं, अगर 10% दोनों में फेल हैं तो पास वाले 90% होंगे कि नहीं। अब इन 90% में क्या है, जो पास है, मतलब जो पास है, हो सकता है एक में हो सकता है दोनों में हो, कैसे पास वाले हैं, है ना। देखो ये 70% पास है, ये 80% पास है। इन 70 और 80 में कुछ छात्र कॉमन भी तो होंगे जो इन दोनों में पास होंगे, जिन्हें हमने 2 बार काउंट कर लिया है, हाँ या ना। जैसे पिछले सवाल में था, जो बीच में आया था वो इसमें से भी घटाया था हमने, इसमें से भी घटाया था, हाँ या ना। तो अब ये 70 और 80 दोनों में कुछ छात्र होंगे जो कॉमन पास होंगे, तो 70 80 प्लस कितना होता है, 70 + 80 कितना होता है 150। ये तो 150% हो रहा है, जबकि टोटल छात्री 100% है। 150 कहाँ से आ गया, जब टोटल छात्री क्लास में 100% है, 150% पास कहाँ से हो गए, क्योंकि इसमें कुछ छात्र हैं जो 2 बार काउंट हुए हैं, वो इंग्लिश में भी हो गए और मैथ में भी हो गए, तो उन्हें घटाना पड़ेगा। 150% छात्र में दिख रहे हैं, लेकिन पास तो केवल 90% है, तो दोनों में पास वाले कितने हो गए 60%, यानी कि 60% छात्र वो थे जो दोनों में पास थे। इस जगह पर जो आएगा ना वो 60% छात्र आएंगे। अगर यहाँ में बीच में जो लिखना होगा ना, देखो ना यहाँ 60%, ठीक है। अब 70 में से 60% छात्र वो हैं जो इंग्लिश में पास है, 10% क्या होंगे जो
केवल इनसे पास होंगे। 80 में 60 इसमें तो 20 इसमें। बात ये है 60 20 10 आ गए 60 70 80 90, देखो आ गए 90% पास हैं जी। वो 150 क्यों है? क्योंकि डबल काउंट हुए। आगे पढ़ो सवाल। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों विषयों में सफल कितने हैं? 60%। तो 60% का मतलब मैं कह सकती हूँ 144 है, तो 1% का मतलब आएगा 144/60, है ना। तो 100% क्या आएगा? 144/60 मल्टीप्लाई बाई 100%। 0 से 0 काटोगे, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 5 10, 3 से काटोगे 3 चौक 12, 3 8 24 और 48 गुणा 5, 5 8 40, 0 5 चौक 20 24, 240। यानी 100% का मतलब आ गया 240। हो सकता है 60% से कट ना रहा हो कि मैम 1% तो अपॉन में लिखा है, अपॉन में लिख लो, 100% में कट जाएगा वो। जैसे ये वाला काम जो है ये मैंने कैसे करा, देखा जाए तो ये काम हमने इस तरीके से कराया, क्योंकि कई लोगों को तो पता है क्या होता है, वो सवाल पूरा सॉल्व कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि मैम एंड में जाके आंसर नहीं आ रहा क्योंकि वो फंस गया उस जगह पे। तो फंसना नहीं है, सब सही होता है। 60% का मतलब 144। तुम 1% निकाल लो, हमेशा कोशिश करो 1% निकालने की। 144/60 आएगा ना, सही बात है कि नहीं? 144/60 आया। तो अगर तुमसे पूछा जाए 100% क्या होगा, तो 144/60 और मल्टीप्लाई बाई 100%। 20 से काट दो, चलो 20 दिया 60, 20 पंजे 100, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 48 गुणा 5 कितना होगा? 240 होता है। तो देखो दो तरीके के सवाल मिले। एक सवाल इससे पहले वाला, जब आपको दोनों में पास दिए हों, दोनों में पास दिए थे और दोनों में पास दिए हैं और अलग अलग दिए हैं, ठीक है। और अगला सवाल जो मैंने आपको कराया वो था जिसमें इंडिविजुअल पास भी हैं और फेल भी हैं, जैसे कि ये वाला सवाल। इसमें क्या है, पास तो ये लिखे हैं लेकिन दोनों में फेल दिए हैं। तो नियम ये है, जब भी दोनों में फेल दिए हो तो आप टोटल को दोनों में फेल में से घटा दो। जैसे मैंने 150 में से 90 घटा दिया, 60 आ गया। और जो 60 आया 60%, ये 60 बीच में, 10 यहाँ पर, 20 यहाँ पर, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको सवाल समझ आया होगा। अब देखो इस सवाल की भाई साहब घर पे केवल प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। वीडियो को देखने के बाद सभी लोग सवालों की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आप सभी किसी भी बुक से, जो बुक आप फॉलो करते हो उस बुक के सवालों की प्रैक्टिस करोगे, आपके सवाल लगभग बनेंगे। और अगर कोई सवाल नहीं बनता है तो आप सवाल को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिख रखा है, आप उसे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, आपको सवाल का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सवाल बता दूँगी। सवाल देखो अगला। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? ध्यान से देखो, सवाल बढ़िया सवाल है। बेचारे दो लोग हैं, एक को 20% नंबर मिले और वो फेल हो गया, एक को 32% नंबर मिले और वो कुछ नंबर ज़्यादा से पास हो गया। तो ध्यान से देखो, एक प्रतियोगी को 20% नंबर मिले, 20% है ना, और वो 30 नंबर से फेल हो गया। अगर उसके वो 30 नंबर और आ जाते तो वो पास होता कि नहीं? इतने अभी करा था 220 वाला, ध्यान करो, इतने नंबर लाया और फेल है, 20% लाया तो फेल है। अगर 30 नंबर और लाता तो पास होता। तो 20% + 30, ये कौन से मार्क्स हैं जो पास होने के लिए चाहिए? यस और नो, है ना, ठीक है। इसको 32% नंबर मिले हैं और ये उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक लाया है। 32% नंबर लाया और एकदम चौड़ में कह रहा है कि 42 नंबर अधिक है। अगर इसके 42 नंबर कम कर दूं मैं, क्या ये तब भी पास है? बिल्कुल है। अगर 32% नंबर लाया और 42 नंबर एक्स्ट्रा ले आया, मान लो एग्जाम्पल में आपको ऐसे दे सकती हूँ, मान लो पेपर 500 नंबर का है और सर ने कहा कि आप 300 नंबर ले आओ और पास हो जाओगे, ठीक है। आप 342 नंबर लेकर आए हो, पास वालों से ज़्यादा नंबर लाए हो, आपके 42 नंबर ज़्यादा है। अगर मैंने 42 नंबर कम कर दूँ, 300 नंबर ले आऊँ, तब भी तो पास रहोगे ना। तो ऐसे ही उसके 32% नंबर थे, वो 42 नंबर से ज़्यादा लाया था। तो अगर मैं 42 घटा दूंगी तब भी तो ये पास मार्क्स लाएगा। और ये कौन से पास मार्क्स है? बिल्कुल बॉर्डर के जितने नंबर चाहिए, 300, ऐसे मतलब जितने चाहिए उतने ही लाया है, और ये भी जितने चाहिए उतने ही हैं। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है? खुद ही बताओ, हाँ या ना, है ना बराबर। यानी जो फेल था उसे जितने नंबर चाहिए थे मैंने उतने नंबर दे दिए, वो पास हो गया। जो पास था उसे जितने नंबर चाहिए थे मैंने उसे उतने नंबर दे दिए, वो पास, मतलब कम कर दिए, पास हो गया। अब 20% + 30, ये अब तुम सॉल्व कर लो। ये प्लस का 20 है, प्लस का 32, 20 हो जाएगा, तो ये बनेगा 32% - 20%, है ना। और यहाँ आएगा 30 + 42, बताओ जी।
तो तुम्हें दिख रहा है ये आएगा 12% बराबर 72, 1% बराबर 72 बटे 12, 12% 72, यानी 1% का मतलब है 6। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात करिए। उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत पूछा है, ये वाले उत्तीर्ण अंक का 20% थे, पास है। 30 नंबर, 1% का मतलब 6, तो 30 नंबर का मतलब कितने परसेंट? 5%, हाँ है ना। 1% का मतलब 6, 30 नंबर का होने का। देखो 20% बताइए, ये 30 नंबर कितने परसेंट के ये पता लग जाए तो परसेंटेज मिल जाएंगे। तो 5% का मतलब 30 है, तो 20% और प्लस 5% यानी कि 25%। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप आपको सवाल समझ आएगा। अब देखो वही बात है, सवाल बहुत आसान है। ये चीज़ अगर आपको समझनी है केवल इतनी सी बात, जब भी पास फेल वाले सवाल आते हैं तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सभी एग्जाम के, जितने भी एग्जाम है एसएससी का, बैंक का, सीसेट का, जिसमें भी अर्थमेटिक आता है, हर एक एग्जाम के लिए ये सवाल बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो अगले सवाल पे आते हैं। सवाल दिख रहा है, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना है? देखो ध्यान से, राम के पास 100% रुपये हैं, सबके पास इतने ही होते हैं। कितने भी रुपए हो, तुम्हारी भले 10 रुपये की पॉकेट मनी हो, चाहे 10,000 की हो, चाहे 100 की हो, चाहे 50,000 की, कितनी भी हो, वो पूरी 100% है, ठीक है। तो ऐसे ही राम ने अपनी सैलरी का 40% भोजन पर खर्च कर दिया होगा, ठीक है। 20% इसी 100% का किराए पर खर्च कर दिया होगा, है ना। 10% मनोरंजन पर खर्च कर दिया होगा, और 10% यातायात पर, और 10% यातायात पर। यस और नो, बिल्कुल सही बात है, यातायात पर। अंत में उसने बचत करी। देखो ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, कुल खर्चा यही है। सबको जोड़ सकती हूँ मैं, ये सब खर्चे ही तो है इसके। तो 40, 50, 60, 70, 80, 40, 50, 70, 80 में कह सकते उसने 80% रुपये खर्च कर दिए। और एक नियम सबको पता है, पहले ही बताया था मैंने, आय क्या होती है हमारी, जो पैसे हमारे पास में, वो क्या है? खर्च प्लस बचत। यानी जो रुपए हमने खर्च कर दिए और जो रुपए हमने बचा लिए, जो रुपए हमने खर्च करे और जो रुपए हमने बचाए हैं, अगर मैं उनको जोड़ दूँ तो आय आएगी। हमारे पास कुछ पैसे हैं, हमारे पास कुछ पॉकेट मनी है, मैंने उसमें से कुछ रुपए खर्च कर दिए, तो जो रुपए बच गए वो बचत ही तो है। तो तुम्हारे भैया 80% खर्च कर दिए, तो बचाए कितने होंगे? 20%। मैं कह सकती हूँ आपने 20% बचाए होंगे। और बचाए कितने रुपए? 1500। तो 20% का मतलब 1500। उसका मासिक वेतन, वेतन कितना था? 100% था। 20% अगर 1500 है तो 100% क्या होगा? 15 गुणा 5, 7500। देखो 20 से 100 पर जाएंगे तो गुणा करेंगे 5 का, तो 15 से 100 पर जाएंगे तब भी गुणा करेंगे 5 का, तो 7500 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको सवाल समझ आया होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। देखो एक सवाल तो ये हो गया जिसमें क्या होता है, उतने ही 100 रुपये में से इतने खर्च कर दिए। एक सवाल आता है शेष का, कि उसने 40% भोजन पर, शेष का 20% इस पर। शेष जब भी आ जाएगा तब क्या लगता है वो देखेंगे, तभी वही लगेगा यार सक्सेसिव। तुम लोग सीख चुके हो, समझदार लोग हो। बढ़ा हुआ पैसा दोबारा बढ़े या घटे तो सक्सेसिव लगाते हैं। देखो आगे, अरे वाह, वही सवाल आगे जिसकी बात कर रहे थे, कैंसर। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर, यानी अपना वेतन लिया 12.5 खर्च करके दैनिक उपयोग वस्तुओं पर। शेष वेतन का, शेष का, अब उसमें से नहीं, शेष का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास इतने रुपये बचते हैं, तो उसका वेतन कितना? देखो ये सवाल कैसा है, ये सवाल मान सकते हैं, मान लो उसके पास कुछ रुपए थे, एग्जाम्पल कोई भी रुपए हो हमें नहीं पता, उसने उस रुपए में से कुछ रुपए खर्च कर दिए, कोई रुपए खर्च कर दिए, कुछ रुपए बचे होंगे अब, हाँ ना। मान लो जैसे उसने बोला ना उसका कुछ वेतन था, यहाँ मान लो ये वेतन लिखा है उसका, उसने दैनिक उपयोग पर कुछ रुपए खर्च कर दिए, तो घटा के कुछ रुपए बचे होंगे, अब कम रुपए बचे होंगे। अब इन कम रुपयों में से वो रुपए दोबारा कम करेगा, यानी अब जब अगली बार हम 30% निकालेंगे ना, तो हम इसका नहीं निकालेंगे, इसका निकालेंगे, यानी घटी हुई वैल्यू को दोबारा घटाएंगे। यस और नो। और जब भी घटी हुई वैल्यू को दोबारा घटाते हैं तो हम एक मेथड लगाते हैं जिसका नाम था सक्सेसिव मेथड। बोल के बता चुकी हूँ मैं, पहले ही बताया मैंने, पहला क्वेश्चन ही वही था आज का। तो देखो 12.5%, इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/8 होता है। तो अगर उसके पास 8 रुपये थे, टोटल रुपए 8 थे, उस 8 का 12.5 होता है 1, यानी अगर उसके पास पहले वेतन 8 रुपये था तो उसने 1 खर्च कर दिया होगा, अब उसके पास 7 रुपये बचे होंगे, यानी ये बचा हुआ धन है। बिल्कुल सही बात है।
शेष वेतन का 30%। 30% का मतलब क्या होता है, बताओ बताओ, बोल के बताओ। 3/10 होता है, 3/10। तो यानी 10 में से उसने 3 रुपये खर्च करे होंगे। तो अगर उसका वेतन 10 है तो उसने 10 में से 3 7 बचाया होगा। बताओ जरा, सही है? यानी कि अगर उसके पास 80 रुपये पहले थे तो खर्च करने के बाद उसके पास 49 रुपये बचे हैं। बताओ सही बात है कि नहीं? इसके बाद उसके पास इतने रुपए बचते हैं। हमने ये रेशियो लगाया है, रेशियो मेथड लगाया है, यानी हमारे पास जो आया है ना नंबर, वो रेशियो में आया है। हम कह रहे हैं जी 49 से बचते हैं, ये बचा हुआ पैसा है। पहले इतने थे, खर्च करा 1, इतने बच गए। 8 रुपये थे, 1 खर्च करा 7 बच गए। 10 रुपये थे, 3 खर्च करे 7, यानी ये बचा हुआ है। और वो कह रहा है जी नहीं 49 नहीं बचे हैं, 39 बचे हैं। तो 49 का मतलब ही तो 2940 है, और अगर 49 का मतलब 2940 है तो 1 का मतलब क्या आएगा, 2940/49 आएगा। काट दो, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 7 2 24, 0 7 दूनी 14, ठीक है। 7 से और काट दो, 60 बार कट गया। 1 का मतलब 60 आ गया। मैं कह सकती हूँ 1 का मतलब 60 है। कोशिश करो 1 का मतलब निकालने की, 1% निकालने की, सवाल हो जाता है। उसका वेतन क्या है, वेतन क्या था, 80 तो था वेतन, पहले 80 था, इतना बचा। 80 गुणा 60, तो 8 6 48, 4800 रुपये, यानी उसके पास 4800। तो जब भी क्या हो, शेष वाला कॉन्सेप्ट आएगा तब सक्सेसिव लगाना है। देखो अभी मैं सवाल सॉल्व कर रही हूँ, लगता है कितना ही टाइम लगा, जब खुद करोगे ना बहुत जल्दी होता है। तुम 12 घंटे को 8 से 7 लिखोगे, 10 से 7 लिखोगे, सॉल्व करोगे, तुरंत कर लोगे काम, ठीक है। तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर शेष नहीं लिखा है तो सबको एक साथ जोड़ दो, ठीक है, जैसे पिछले सवाल में किया था। अब देखो इस वाले सवाल में शेष नहीं था तो मैंने 40 को 20 को 10 को एक साथ जोड़ा, घटा दिया, आंसर आ गया। लेकिन अगर शेष दिया है तब हम क्या करेंगे, हम भाई साहब सक्सेसिव लगाएंगे। डन है जी, सवाल को देख लो, कुछ लिखना है लिख लो। तुम देखो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, मैं इसलिए कराती रहती हूँ सवाल, क्योंकि ताकि जल्दी हो पाए, है ना। आप वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, फिर आगे बढ़ जाया करो। बाकी अगर आपको उसकी PDF चाहिए हो तो आप मतलब टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ओपन एकेडमी डालना आप टेलीग्राम पे, ऐसे करके ओपन एकेडमी, बीच में स्पेस देना है तो आपको चैनल खुल के आ जाएगा लगभग। इसमें आप मतलब ज्वाइन कर लें तो आपको यही सवाल की जो PPT है वो मिल जाएगी, ठीक है। चलो चुनाव वाला सवाल देखो, 3-4 टाइप हो गए आज क्वेश्चन, अंकों वाला टाइप हो गया, इतने अंक मिले, इतने कम हो गए। आज सक्सेसिव वाला टाइप हो गया कि 20% बढ़ाया, 20% घटाया, ठीक है। अब ये चुनाव वाला टाइप भी आ रहा है, और अभी मैं किराए वाले सवाल भी कर लिया, इतना बचा इतना गया। तो अब अगला टाइप जो है वो है चुनाव वाले सवाल। पढ़ो, सवाल बहुत आसान है, प्यारा सवाल है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। ध्यान से देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, कोई भी 2 उम्मीदवार हो, उम्मीदवार नंबर A ये रहा, उम्मीदवार नंबर B ये रहा, ठीक है। प्यारा प्यारा उम्मीदवार है, अरे यार आँख भी खराब कर, अरे अरे अरे, और दूसरा उम्मीदवार ये है, ठीक है। तो अब क्या बात है, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, मान लेते हैं इसको 40% वोट मिले। अच्छा, टोटल वोट कितने होंगे, टोटल वोट तो 100% ही होंगे ना, टोटल कितने होंगे, 100% होंगे। 100% में से 40 इसको मिले हैं तो इसको कितने मिले होंगे, 60% मिले होंगे। ध्यान से देखो, अगर टोटल वोट इतने हैं तो 100% में से 40% किसको मिले होंगे, पहले वाले को। अगर एक को 40 मिले हैं, बोल रहा है कि एक को 40% वोट मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 60। हाँ या ना, सही बात है कि नहीं। ये 40 तो उसको 60। वो बोल रहा है जिसको 40 मिले हैं, 40% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। अब भाई इसको 40% वोट मिले हैं, कम मिले हैं, कम मिले हैं तो हारा होगा। कितने वोट से हारा है, 20% वोट से। बताओ जी, हाँ या ना। अगर 20% वोट से हारा तभी तो, मतलब 20% कम मिले तभी तो हारा है। हम कह रहे हैं 20% पर से हारा और वो कह रहा है 298, तो 20% का मतलब ही तो 298 है दोस्त। यस और नो। 40% वोट मिले, दूसरे को 60 मिले, ये 20% से हार, सॉरी 298 से हार गया, 20 से हारा, मिल गया। 100% निकाल दो, क्यों, क्योंकि उन्होंने पूछा टोटल वोट कितने थे। 100% क्या निकालोगे, 298 गुणा 5, क्योंकि 20 में 5 का गुणा करेंगे 0, वैसे आधा कर दो, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1490, 5 4 0, हाँ चलेगी 4, 5 9 45, 4 4, ठीक है, 1490 वोट मिले। तो जब भी चुनाव वाला सवाल है आपको ध्यान रखना है, एक को कितने मिले हैं, दूसरे को कितने मिले हैं, डिफरेंस जो है वो देख लो, सवाल हो जाएगा, ठीक है। बाकी सवाल तो बहुत टाइप के होते हैं, सारे टाइप हम कोशिश करेंगे पढ़ लें। चलो सवाल देखो। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 100 हटा दो जी, गलत लिखा है। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या
62,500 थी, ठीक है। बड़े शहरों में स्थानांतरण की वजह से, बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या याद करो। आप सबको पता भैया, गांव से लोग शहर में आते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं। गांव में काम नहीं मिल रहा, शहर में काम जल्दी मिल जाता है तो शहर आते हैं। तो वही लिखा है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण यानी कि माइग्रेशन के कारण, माइग्रेट समझते हो ना, तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेशन के कारण क्या हुआ, 4% की दर से घट रहे हैं मतलब जो लोग हैं गांव में वो। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या, सेम सवाल वही बना कि नहीं सक्सेसिव। गांव में कुछ लोग थे, पहली साल 4% कम हुए होंगे, कुछ लोग कम हो गए होंगे, कम होके फिर कम हुआ, नंबर दोबारा देखो, मान लो गांव में कुछ लोग हैं, 1000 लोग थे, पहली साल कुछ कम हुए होंगे, कुछ भी कम हुए हो, कुछ नया नंबर आया होगा, अगली साल जो नया नंबर है वही तो कम हुआ होगा ना। और जब भी ये मेथड लगे तो हम क्या लगाते हैं, हम सक्सेसिव लगाते हैं। अब तो बहुत बार देख चुके हैं बात, तो सक्सेसिव लगा दो उसमें। कैसे लगाओगे, 4% की दर से घटती है प्रति वर्ष, कितने सालों के, 2 वर्ष के लिए, है ना। तो 2 वर्ष के लिए कराएंगे, 4% का मतलब क्या, 1/25, यानी पहली साल क्या हुई होगी, 25 का 4% 1 घटी है तो 25 से 24 हुई होगी। और ऐसे ही अगली साल भी 25 से क्या हुई होगी, 24 हुई होगी, है ना, 2 बार। तो गुणा करना होता है 625 और यहाँ कितना आएगा 576। तो बताओ जरा, 625 का मतलब ही तो 62,500, क्योंकि 2 वर्ष पहले इतनी थी, ये 2 वर्ष पहले ही तो है, और ये प्रेजेंट की है, वर्तमान की। तो 2 वर्ष पहले थी 62,500, तो 625 का मतलब ये है, तो 1 का मतलब 100। उन्होंने पूछी है वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या तो ये है, तो 576 गुणा 100, तो तुम कह सकते हो 57 या 600 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। बहुत आसान है। तो ये 4-5 सवाल में हमने सब में सक्सेसिव लगाया है। तो आप भी ध्यान रखो, जब भी ऐसा हो कि कोई बढ़ा हुआ नंबर दोबारा बढ़ा है या बढ़ा हुआ नंबर दोबारा घट रहा है, तो आपको सक्सेसिव लगाना है। जो काम चक्रवृद्धि ब्याज में करते हैं ये वही वाला काम है, ब्याज पे ब्याज देने वाला, वैसा ही काम है। चलो एक सवाल और देखो, इसे तुम खुद कर लो, ये तुम्हारा होमवर्क है, सेम सवाल है, देख लो, बिल्कुल सेम। 10% छात्र बढ़ रहे हैं और 10% घट रहे हैं, और ये क्रम चलता रहता है, कब, 2000 से लेकर 2003 तक, यानी 2000 से 2001 आएगा, तब क्या होगा, 10% छात्र बढ़ जाएंगे, यानी 10 से 11 करोगे। फिर 2001 से 2002 आएगा, तो क्या होगा, 10% छात्र घटे आएंगे, और फिर 2002 से 2003 आएगा, फिर 10% छात्र बढ़े जाएंगे। तो 3 बार सक्सेसफुल लगाओगे, एक बार 10 से 11, 10 से 9, 10 से 11, ठीक है। आंसर आएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। 10,000 सीटों वाले स्टेडियम में 100 सीटों को छोड़कर सभी सीटों की टिकट बिक गई। यानी अगर 10,000 सीटें हैं एक स्टेडियम में, तो हमने 100 सीटों को नहीं, मतलब 100 सीटें नहीं बिकी हैं, बाकी सीटें बिक गई हैं। बेचे गए टिकटों में से 20% टिकट आधी कीमत पर बिकी हैं और शेष टिकट 20 रुपये की पूरी कीमत पर बिकी हैं। ओके, तो टिकट बिक्री में कुल कितनी आय हुई, मतलब टोटल रुपये पूछे कितने मिले हैं। देख रहे रुपये मिले हैं लाखों में लगभग। 10,000 सीटें थी, 100 सीटें नहीं बिकी, तो बिकी कितनी होंगी, 9,900 बिकी होंगी। बिल्कुल सही बात है। अब इनमें से 9,900 में से वो कह रहे हैं कि बेचे गए टिकटों में से 20% टिकट बिकी कितनी है, टिकट तो इतनी बिकी है ना, 9,900, इसका 20% निकालो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कि 1980। यानी कि 1980 टिकट क्या है जो बिकी हैं, 20% टिकट आधी कीमत पे बिकी हैं, और टिकट की पूरी कीमत तो 20 रुपये है, तो आधी कीमत क्या होगी, 10 रुपये। तो 1980 में 10 का गुणा होगा कि नहीं होगा, एक टिकट 10 रुपये की, 30 टिकट बिकी हैं, तो कह सकते हैं 19,800 की बिक गई। अब ये बचाओ, बची कितनी टिकट बची हमारे पास, 7,920। देखना 7, 8, 89, ठीक है, 7,920। अब ये बिकी हैं 20 रुपये की पूरी कीमत पर। 0, 0, 2 दूनी 4, 2 में 18, 17, 15,000 इतनी, यानी 1,58,400 की। ये भी टिकट की बिक्री से रुपए आए हैं और ये रुपये भी टिकट की बिक्री से आए हैं। दोनों को जोड़ दूंगी तो टोटल रुपए आ जाएंगे, तो जोड़ दो जी, 1, 5, 8, 4, 0, 0, 19,800। जैसे ही हम इन्हें जोड़ेंगे 0, 0, 2, 9, 7, 1, यानी 8, हाँ 9 दूनी 18, 1,38,200, 1,38,200, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। तो देखो ये सवाल जो था ये क्या था, पढ़ो और करो, मतलब जो जो लाइन वो बोल रहा है वो करते जाओ। उसने वाला 100 घटा दो, हमने घटा दिया, उसने कहा 20% निकालो, हमने निकाल दिया। तो इस तरीके के सवाल जो हैं आपको पढ़ने होते हैं, स्टेप वाइज करने होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम परसेंटेज चैप्टर को खत्म करते हैं। तो अब आप एक काम करिएगा, इसको पूरा रिवाइज करिएगा, अगली वीडियो में नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।